नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसकी अनाउंसमेंट और बाकी सारी चीज़ें ग्रुप डी की स्टार्ट हो चुकी हैं, तो क्लासेस भी मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि जीके और करंट अफेयर्स का है, जो कि आपकी परीक्षा में दोस्तों 20 नंबर का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जीके करंट अफेयर्स को थोड़ा सा याद करने में दोस्तों प्रॉब्लम होता है। वो मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन से कंप्लीट कराऊंगा, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और आज हमारी ये पहला क्लास है, आगे इसकी क्लासेस लगातार आपको मिलती रहेगी। जैसे हमने एनटीपीसी में किया था, एनटीपीसी की क्लासेस चल रही है, वो मॉर्निंग में हो गई है, ठीक है। अब रात में दोस्तों डेली 8:30 बजे रात में आपको ये वाली क्लास मिलेगी। और मॉर्निंग में जो 8:30 बजे वाली क्लास है वो एनटीपीसी के है। बीच में जैसा मैंने आपसे बताया, मैं कुछ दिन तक क्लासेस नहीं ले पाया था, तो उसके लिए मैंने बोला था कि अब क्लासेस आपको लगातार मिलेंगी टिल द एग्जाम। तो ग्रुप डी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, जिसमें दोस्तों रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन का आता है, 30 नंबर का। आपका जनरल साइंस जो आता है वो 25 क्वेश्चन का आता है, 25 नंबर का। और दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स जो है दोस्तों, ये 20 नंबर का आता है, ठीक है। बाकी मैथ जो है दोस्तों आपको 25 नंबर का। तो ये सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी स्पेशली फॉर ग्रुप डी। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ से कराई जाएगी। तो आज से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टारगेट दोस्तों, इस 90 नंबर में से कम दोस्तों 80 प्लस आपका आना चाहिए। ये हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो में एक बना रहा हूं, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। फिलहाल आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि जीके और करंट अफेयर्स का रहने वाला है। अगर आप इस क्लास को देखते हैं, इसके आने वाली सीरीज को देखते हैं, तो आप बहुत कुछ याद कर पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ रिविजन के लिए, ठीक है। तो आज से शुरू करते हैं। एकदम आप लोग लाइक एंड शेयर दबा कर दीजिएगा। और बाकी जितनी भी एनटीपीसी की क्लासेस थी, जो ऐप वगैरह पे थी, सब कंटिन्यू हो गई, आप सब देख सकते हैं जाके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन में। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दोस्तों दिए गए? और दोस्तों ये प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है? तो देखिए, ये आपका जो अवार्ड का सेक्शन है, ये आपको पूरा 2024 और अपकमिंग 2025 दोनों में आपको इसी क्लास में पढ़ा दूंगा। तो अवार्ड से प्रश्न है। और दोस्तों कुल कितने लोगों को दिया गया था? तो कुल देखिए 132 लोगों को पद्म पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से अगर आपसे पूछा जाएगा पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों 5 ऐसे लोग थे जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया। और दोस्तों पद्म भूषण अगर आपसे पूछा जाएगा, तो देखिए पद्म भूषण जो दिया गया था वो दिया गया था 17 लोगों को, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग रिवीजन करेंगे। और पद्मश्री दिया गया था दोस्तों आपका 110 लोगों को, ठीक है। तो ये टोटल दोस्तों कितना हो गया? 132। 132 टोटल दिया गया था, जिसमें पद्म भूषण जो दिया गया था वो 5 लोगों का। उन 5 लोगों का फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न आएगा। एम वेंकैया नायडू, देखिए इनको मिला था। पद्मा सुब्रमण्यम जो भरतनाट्यम की नर्तक है। वैजंती माला दोस्तों, ये इनको दिया गया था, 87 वर्ष की जो है ये एक्ट्रेस है। और बिंदेश्वर पाठक जो सुलभ इंटरनेशनल है, उसके इनके मरणोपरांत दोस्तों इनको दिया गया था पद्म भूषण। और देखिए यहाँ पे चिरंजीवी को दिया गया था, जो 68 साल के एक्टर हैं और 150 से ज्यादा फिल्मों ने तो ये इन्होंने काम किया है। तो ये टोटल 5 जो लोग हैं जिनका फोटो आप देख रहे हैं, इन्हें दिया गया दोस्तों पद्म विभूषण, ठीक है, जो कि हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है दोस्तों उसके नीचे आता है। उसके बाद पद्म भूषण जो दिया गया वो दिया गया 17 लोगों को। और पद्मश्री दोस्तों दिया गया था 110 लोगों को, ठीक है। इसी तरह प्रश्नों को हम लोग अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, तो पूरे सेशन को देखिएगा। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला वो किससे मिला? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। ये मिला था रणबीर कपूर। और इनकी मूवी कौन थी? देखिए एनिमल, अगर आपने देखी होगी, एकदम एनिमल वाला रोल किया भी है उन्होंने उसमें। तो इसमें आइए देखते हैं और कौन कौन से अवार्ड दिए गए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दोस्तों दिया गया था, इसमें आलिया भट्ट को दिया गया था। रॉकी की रानी जो प्रेम कहानी है, उसी के लिए दोस्तों दिया गया था। और इसी के देखिए निर्देशक थे 12th फेल। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो इसे जरूर देखिएगा कि एक 12th फेल बंदा IAS ऑफिसर कैसे बनता है। इनके जो डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, इनको दिया गया था सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी, लोकप्रिय फिल्म थी, वो भी देखिए आपकी 12th फेल ही थी, 12वीं फेल। और इसका आयोजन जो कि 27 से 28 जनवरी 2024 में गांधीनगर गुजरात में किया गया था। तो करंट अफेयर्स और जीके ग्रुप डी का बेस है, हम लोग एकदम उसी हिसाब से इसे लेके चलेंगे। वह प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? दोस्तों ये दोनों लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद रखिएगा। इनका नाम है मेनिका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर। जैसा कि आपको पता है, पहले इसे गवर्नमेंट मानती नहीं थी, लेकिन इन्होंने इसे पास कराया। तो मेनिका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे एकदम इंपॉर्टेंट रखिएगा।
भारत की 2 प्रसिद्ध महिला वकील हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई और नेतृत्व किया। अब यहाँ पे देख, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि देश में 2 बालिग लोगों के बीच में समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ में आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जिसने कहा जाता था कि यह समलैंगिक अपराध है। तो इन्होंने इसे समलैंगिकता को जो कि कंप्लीट करा दिया कि भैया ये अपराध नहीं है, धारा 377। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग दोस्तों कौन सा है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बता भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सही आंसर की बात करें, उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है वो ना सबसे व्यस्त, जो कि एस आकार का है, ये भी हमसे पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे व्यस्त जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागरी जल मार्ग उत्तर अमेरिका के विकसित पूर्वी भागों तथा पश्चिम यूरोप के औद्योगिक देशों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इस देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्ध ट्रंक मार्ग भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? तो आपको जो हमारा पर्वत श्रृंखला है उसके रेंज को भी देखना है दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ये देखिए, अरावली के बाद आपका देखिए विंध्याचल है, नीचे आपका सतपुड़ा है। इसी तरह हमारे जितने हिमालय हैं, सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, फिर महान हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है, फिर आपका शिवालिक हिमालय। हालांकि ट्रांस हिमालय जो है हमारे भारत का पार्ट नहीं है, हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये तीनों है बस, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हम सारे क्लासेस में इसी तरह रिवीजन करते रहेंगे। और एनटीपीसी का जो क्लास है वो भी चल रहा है मॉर्निंग में ना, 44वां सेशन हमने लिया है और 45 आगे लिए कंटिन्यू से भी कर दिया गया है। जो जो चीजें रुकी हुई थी सब चल रही है ना। ऐप पे जितने क्लासेस थे, ऐप पे भी क्लासेस कंटिन्यू हो गए, सारे क्लासेस आपको वहां पे मिल रहे हैं, तो आप जरूर से उसे देखिएगा। नई श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामलों और खेल मंत्री दोस्तों बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मनसुख मांडविया। याद रखेंगे, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है भारत के तत्कालिक खेल मंत्री कह लीजिए, रोजगार मंत्री, युवा मामलों के मंत्री। और अगर हमसे बात की जाए प्रहलाद जोशी दोस्तों कौन है? तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, प्रहलाद जोशी कौन है? तो नवीन एवं नवीनीकरण मंत्री। हरदीप सिंह पुरी कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अश्वनी वैष्णव दोस्तों कौन है? तो देखिए, रेल और सूचना प्रसारण मंत्री हमारे तत्कालिक कौन है? तो ये है अश्वनी वैष्णव। पेरिफेरल्स आईओ कितने आउटपुट दोस्तों पोर्ट होते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 256 टोटल इसमें दोस्तों पोर्ट होते हैं। ठीक है, पेरिफेरल्स आईओ में। अब देखिए पेरिफेरल्स क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे दोस्तों पेरिफेरल्स ही है ना। जैसे आपका कह लीजिए प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, जो सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, कैमरा हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो सारे आपके पेरिफेरल्स कहलाते हैं। तो इनपुट आउटपुट भी पूछता है, कंप्यूटर से भी प्रश्न रहेंगे आपकी परीक्षा में, तो उसको भी देखते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCC का दोस्तों, CCB का फुल फॉर्म क्या है? क्या है यहाँ पे देखिए, WCCB का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? सही आंसर की बात करें तो वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो, इसका देखिए फुल फॉर्म हो जाएगा WCCB। ठीक है, यह देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण एवं वन्यजीव परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सामाजिक इकाई है। वन्यजीव अपराध नियंत्रक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। वह त्रिमूर्ति जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण की है, वो दोस्तों वह स्थित है कहाँ पे? मतलब एक ही पत्थर में तीनों मिलता है दोस्तों, ये कहाँ मिलता है दोस्तों? ये एलिफेंटा की गुफाओं में दोस्तों आपको मिलता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जरूर से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही आपका वो पिक्चर है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर, मोघरा गुजरात में है, कोणार्क उड़ीसा में है, सूर्यन कोविल तमिलनाडु में है, और मार्तंड, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मार्तंड, ये अंतिम सूर्य मंदिर है। ये दोस्तों आपका किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए डी करेक्ट हो जाएगा ना। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो भारत जम्मू कश्मीर प्रदेश के अनंतनाग जिले के मट्टन नगर के समीप में स्थित है, जो कि 8वीं शताब्दी में सूर्यवंशी क्षत्रिय करकोट वंश के ललितादित्य मुक्तपीठ के राजकाल में बना एक हिंदू मंदिर है। ये देखिए मंदिर आप देख रहे हैं, जो ये मार्तंड मंदिर, जो मार्तंड सन मंदिर है वो आपका यहाँ पे है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। 2021 में जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? तो 2011 है। 2011 देखिए हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अभी तक हमारा जो नेक्स्ट जनगणना है वो कोविड की वजह से ऐसा रुका। 2019 में कोविड हुआ, नहीं आया। हर 10 वर्ष में हो जाता है, लेकिन ये नहीं हुआ।
तो अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? कौन सा एक कार्बन का अपर रूप है? तो हीरा हो जाएगा सही आंसर। देखिए हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आगे आपको क्लासेस कंटिन्यू टिल द एग्जामिनेशन दी जाएंगी। पूरा प्रयास है कि जितने भी सिलेबस हैं उनको अच्छे तरीके से आपको कवर कराया जाए, और अभी से आप लगेंगे तभी कहीं ना कहीं लास्ट तक आपका कंप्लीट हो पाएगा। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों क्या है? तो आतिशी मरलेना, जो कि देखिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का नाम यहाँ पे मेंशन है, जो कि जेल गए, उसके बाद ये त्यागपत्र दे दिए, अब चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि फिर अपने ही नाम पे अभी है आतिशी हो जाएंगी। तो लोकसभा सीट यहाँ पे 7 है, और यहाँ के जैसे उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हो जाएंगे एन रंगास्वामी, पुदुचेरी के। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका सीएम से, गवर्नर से पूछा जाता है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुआ था। राजधानी पुदुचेरी ही है। उपराज्यपाल जो है दोस्तों के कैलाश नाथन है, और दोस्तों यहाँ पे एक लोकसभा सीट है और एक यहाँ पे राज्यसभा सीट है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पार्टी से हैं, तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से संबंधित है ना, एन रंगास्वामी। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? कंप्यूटर का एक घटक नहीं है दोस्तों, क्या है? यहाँ पे कागज। बाकी मेमोरी, सीपीयू, एएलयू, ये सब के सब क्या है? कंप्यूटर के घटक है ना। जैसे हमारा फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, सीपीयू क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीयू दोस्तों क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। एएलयू दोस्तों क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। रैम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन समझिए एक बार। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सैनिकों के निहत्थे भारतीय पर गोलियां चलवाई गई, जो कि जनरल डायर के आदेश पर कराया गया था। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13 अप्रैल सन 1919, 13 अप्रैल सन 1919। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए थे। फिर 10 मार्च 1919 को रोलक एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट कारण भारतीयों में बहुत गुस्सा था, असंतोष था। इसकी वजह से पूरे देश में एक दिन का हड़ताल लगा था, जो कि रोलक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? ये देखिए घाट है सारे, है ना। आपको मैं मैप में भी दिखा दूंगा। पहले देखिए थाल घाट है, भोर घाट है, फिर पाल घाट है। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये है आपका महाराष्ट्र में थाल घाट है, और महाराष्ट्र में ही भोर घाट है। उसका देखिए पाल घाट आपका केरल में है, और सेनकुट्टा दर्रा, ये सारे के सारे आपके केरल में हो जाएंगे। ठीक है। भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री दोस्तों बने हैं कौन? तो अगर आप एलिमिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। महिला और बाल विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री है ना, पेट्रोलियम मंत्रालय, एक ही ऑप्शन बच रहा है, जी किशन रेड्डी। तो देखिए जी किशन रेड्डी जो हो जाएगा वो हो जाएंगे नए कोयला मंत्री। अन्नपूर्णा देवी कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, और पर्यावरण पेट्रोलियम मंत्रालय जो कि प्रहलाद जोशी के पास है। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? जैसा कि आपको पता है कि 1920 में इसे स्टार्ट किया गया, 22 में देखिए चौरी चौरा कांड हुआ था, उसकी वजह से ना। तो सही आंसर की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, उसी वजह से दोस्तों इन्होंने वापस ले लिया था। तो सितंबर 1920 में कोलकाता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बुलाई गई। इस सम्मेलन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरांत 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया, परंतु फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा घटना हो जाने पर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। सही आंसर की दोस्तों बात करेंगे, विनय पिटक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए बी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका विनय पिटक। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो कि हमें जो त्रिपिटक जो है उसी से पता चलता है, वो कौन कौन से हैं। देखिए त्रिपिटक बहुत बार प्रश्न आया है। एक है आपका विनय पिटक नंबर 1, फिर दोस्तों सुत्त पिटक, और जो है अभिधम्म पिटक, ये सारे हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों उपदेशों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है, और विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुड़ियों के लिए बनाया गया है। अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। उनकी सभी चीजें आपको इसी में देखिए मिलती है, इसी में आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलती है।
तो देखिए आपका जो ग्रुप डी है दोस्तों, उसमें 20 क्वेश्चन आता है। आपको ये वाली क्लास डेली बेसिस पे दोस्तों लेनी है, जो कि आपको डेली मिलेगा 8:30 बजे, ठीक है। और जो लोग भी एनटीपीसी की क्लास जो हमारी कंटिन्यू चल रही है, अगर आप चाहें तो ग्रुप डी वाला एनटीपीसी वाली भी क्लास ले सकते हैं। एनटीपीसी की दोस्तों जो जीके जी की क्लास चल रही है वो मॉर्निंग में 8:30 बजे से कंटिन्यू हो गई है। और बाकी जितने ऐप पे क्लासेस रुके हुए थे वो भी सारे अब अपलोड होने चालू हो गए हैं, ठीक है। टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें अब, क्योंकि मैंने जो बीच में मैं रुका था, मैंने बोला था कुछ रीजन था जिसकी वजह से मेरा तबीयत कुछ गड़बड़ हो गया था ज़्यादा, दैट्स वाई मैं नहीं ले पाया क्लास। तो अब कंटिन्यू जो हम कर रहे हैं तो सारी चीज़ें एक साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बीच में कहीं छोड़ा जाएगा, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फिर से की जाएगी, ठीक है। तो आज हमारी पहली क्लास थी, आगे भी इसी तरह इसके लिए क्लासेस कंटिन्यू, जितने भी सेशन होंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारी क्लासेस आगे इसी तरह कंटिन्यू चलाई जाएंगे। इसी तरह जैसा कि हम लोग सिलेबस में देखे हैं कि आपके जो टोटल सिलेबस में अगर हम देखें यहाँ पे, टोटल हमारे 30 नंबर का आपका रीजनिंग हो जा रहा है। और आपका यहाँ पर साइंस जो है 25, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस की क्लास देखिए ग्रुप डी में आपको मिलेगी, पूरा इसका पीपीटी वगैरह रेडी हो गया है, बस पढ़ाना है इसको। जीके जीएस है ही, रीजनिंग का क्लास मैं आपके लिए लूँगा। और मैथ के लिए एक सर है, आपको वो पढ़ाएंगे, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा पूरे सिलेबस के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।